चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 50 से। ओके, इजी है। एक दो एडजस्टमेंट ऊपर नीचे थोड़ा अच्छे से कवर करना होगा, देखते कैसे हो रहा है। ठीक, चलो। A and B shares the profits of the business in the ratio of 5:3। ठीक है, दो पार्टनर है। They admitted C into the firm for 1/4 share in the profits to be contributed equally by A and B। जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो C को मिलने वाला है 1/4 का हाफ A से लिया जाएगा और 1/4 का हाफ B से लिया जाएगा। उसका मतलब कि A और B दोनों इक्वली सेक्रीफाइस कर रहे हैं, दोनों का इक्वल सेक्रीफाइस है। ठीक है, 1/4 का हाफ कितना आ जाएगा? 1/8 1/8 यानी कि 1:1, यानी कि दोनों इक्वल सेक्रीफाइस कर। अपने को खाली सेक्रीफाइसिंग रेशियो से मतलब है। आप बोलोगे सर ऐसा क्यों? वो इसीलिए कि भाई याद करो कि गुडविल का ट्रीटमेंट देना होता है, प्रीमियम फॉर गुडविल का ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो हमें ये भी तो निकालना होगा कि जो इनकमिंग पार्टनर को कितना प्रीमियम फॉर गुडविल आ रहा है, तो जितना प्रीमियम फॉर गुडविल आता है वो किसको दिया जाता है? सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। इसलिए हमें सेक्रीफाइसिंग रेशियो पता करना जरूरी था, जो कि इक्वल। On the date of admission of C, the balance sheet of the firm, फटाफट पढ़ लेते हैं क्या गिवन है। A's capital, B's capital, workman compensation reserve, creditors, provident fund। इसके पहले वाली वीडियो में क्वेश्चन में देख लेना, वहां पे मैंने अच्छे से प्रोविडेंट फंड के बारे में समझाया है। पहले की पहली या एक दो वीडियोस पहले देख लेना। इलस्ट्रेशन आई थिंक 48 या 49 कहीं तो भी था। उसमें एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड का मैंने डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया है एट द एंड ऑफ द वीडियो। Employees Provident Fund is not just like any other fund or reserves which we treat as an accumulation or you can say setting aside of a profit. It's not just a set aside of a profit. It is the amount being deducted by the firm from the salary of an employee to be submitted to the government. तो ये जो प्रोविडेंट फंड का 10,000 फर्म के लायबिलिटी साइड में दिख रहा है ना, ये 10,000 है क्या? कि ये 10,000 रुपए जितने ही एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं ना ऑर्गेनाइजेशन में, इस फर्म के, उस फर्म के ऑर्गेनाइजेशन सैलरी, एम्प्लॉइज की सैलरी में से फर्म ने ये 10,000 अब तक डिडक्ट किया है, लेकिन अब तक गवर्नमेंट को पे नहीं किया है। सो इट्स अ लायबिलिटी दैट अ फर्म इज शोइंग टू बी पेएबल टुवर्ड्स द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट को क्यों देना है भाई? एम्प्लॉय का पैसा है तो। अरे भाई गवर्नमेंट के पास एक खाता खोला जाएगा एम्प्लॉय के नाम का, तो गवर्नमेंट के पास पैसा जमा रहेगा। तो एम्प्लॉय को वो पैसा कब मिलेगा? एट ए टाइम ऑफ रिटायरमेंट या वगैरह जो भी क्लॉज है, जब वो जॉब छोड़ेगा, रिटायर हो जाएगा वगैरह, उसमें अपने को नहीं जाना। लेकिन अपने को ये समझना है कि ये कोई सेटिंग असाइड ऑफ अ प्रॉफिट नहीं है। जैसे अलग रिजर्व्स बनाते हैं ना अपन, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाते हैं, नेट प्रॉफिट आता है, पहले रिजर्व में डालते हैं। ये वो रिजर्व नहीं है, ये वो फंड्स नहीं है। ठीक है, प्रोविडेंट फंड डजंट मीन इट्स एन अमाउंट दैट belongs to the partners. No, it doesn't belong to the partners. It is a liability of the firm to be paid towards the government. ठीक है, ये याद रखना। It's just like any other outsider liability. जैसे क्रेडिटर्स कैसे 2,000 आपकी लायबिलिटी है, वैसे ही प्रोविडेंट फंड भी आपके 10,000 की आउटसाइडर लायबिलिटी है। बस इतना ध्यान रखो। चलो आगे क्या गिवन है? द टर्म्स, अच्छा असेट साइड भी देख लो, मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर्स, बैंक। ठीक है, टर्म्स ऑफ सीज एडमिशन वर एज फॉलोज। अब एक बाद एक एडजस्टमेंट आ रहे हैं, मैं फटाफट एडजस्टमेंट सॉल्व करना स्टार्ट करता हूँ। उसके पहले देख लो क्या बनाने बोला है। प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड द न्यू बैलेंस शीट आफ्टर द सीज एडमिशन। ठीक है, ये तीनों ही चीज बनानी है। फुल फ्लेज एक क्वेश्चन है, लेजर बेस्ड है, जर्नल एंट्रीज नहीं पूछिए, अच्छी बात है, फटाफट हो जाएगा। देखो पहला, सी विल ब्रिंग 30,000 फॉर हिज शेयर ऑफ कैपिटल एंड गुडविल, यानी कैपिटल और गुडविल मिला करके वो टोटल 30,000 लाएगा। यानी ये 30,000 में से ही कैपिटल का पैसा भी आप अलग कर लेना और गुडविल का पैसा अलग कर लेना, मैं तो पूरा 30,000 दे दूंगा। अब आप ही निकालो कि मेरा शेयर ऑफ गुडविल का प्रीमियम कितना है। ठीक है, वो अपने को कैलकुलेट करना है और उतना अमाउंट अपन क्या करेंगे, ये 30,000 में से माइनस करेंगे और बैलेंस क्या बताएंगे कि भाई ये सी का कैपिटल है। कुछ समझ में आ रहा है? यहाँ पे बोला है सी विल ब्रिंग 30,000 एज इज शेयर ऑफ कैपिटल एंड गुडविल। ठीक है, 30,000 टोटल वो कैपिटल और गुडविल का लेकर के आ रहा है, टोटल मिल करके 30,000 लेकर के आ रहा है। ठीक है, तो इसका वर्किंग क्या है सर समझाते हैं। देखो पहले गुडविल निकालते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है कैपिटल की तो वैल्यू अपने को क्वेश्चन में गिवन नहीं है, गुडविल और कैपिटल की वैल्यू गिवन है। अच्छा, कोई भी तरीके से अगर अपन प्रीमियम फॉर गुडविल निकाल लेते हैं तो वो माइनस कर दो 30,000 में से, तो आ जाएगा कैपिटल की वैल्यू। वही पूरा फॉर्म इधर लिखा है सर। देखो फटाफट, इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो गुडविल कैसे कैलकुलेट होगा, वो स्टेप 2 में गिवन है।
Goodwill of the firm has been valued at 3 years purchase of average super profit for the last 4 years. पिछले 4 साल का एवरेज निकालो प्रॉफिट्स का, उसका सुपर प्रॉफिट भी निकालो. अच्छा, एवरेज प्रॉफिट से माइनस करेंगे नॉर्मल प्रॉफिट तो आएगा सुपर प्रॉफिट. अरे भूलो मत, गुडविल का चैप्टर जाकर के एक बार देख लो, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल. उसमें देखो स्टेप्स क्या है, सुपर प्रॉफिट कैसे आता है. आपके बिजनेस का एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट जो मार्केट में नॉर्मली अर्न किया जाता है विद द इंट्रोडक्शन ऑफ द सेम लेवल ऑफ कैपिटल. ठीक है, अपन जितना कैपिटल लगा रहे हैं उतने मार्केट में लगा करके कितना अर्न किया जाता है वो नॉर्मल प्रॉफिट है. अपन जो अर्न कर रहे हैं वो एवरेज प्रॉफिट है. एवरेज में से नॉर्मल निकालोगे तो आ जाएगा सुपर प्रॉफिट. ठीक है, चलो फटाफट. तो आगे क्या बोला, सुपर प्रॉफिट को मल्टीप्लाई बाय 3 इयर्स परचेस करो, गुडविल आ जाएगा. ठीक है, चलो आगे देखते हैं. एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 4 इयर्स, अच्छी बात है, गिवन है, दैट इज 20,000. एवरेज प्रॉफिट इज गिवन. यानी कि गुडविल कैसे आएगा, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेस. सुपर प्रॉफिट कैसे आएगा, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट. एवरेज प्रॉफिट गिवन है 20,000. आगे देखो, while the normal profit that can be earned with the capital employed with the same level of capital employed are 12,000. उतना ही कैपिटल आप मार्केट में लगाओगे तो कितना नॉर्मली अर्न किया जाता है, 12,000. आप अर्न कर रहे हो 20,000, मार्केट में अर्न किया जाएगा 12,000, तो आपका सुपर प्रॉफिट है 8,000. तो 8,000 इंटू 3 इयर्स परचेस, तो आपका आ जाएगा गुडविल ऑफ द फर्म. ये फर्म का गुडविल है. अब सी का शेयर निकालो, तो सी का शेयर ऑफ गुडविल कैसे आएगा बेटा, जो फर्म का गुडविल है उस पे सी का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लगाएंगे. याद आ रहा है, ठीक है. तो 24,000 पे 1/4 लगाओ, क्या आ जाएगा, प्रीमियम फॉर गुडविल की वैल्यू 6,000. यानी कि अब वो जो सर समझ में आया 30,000 लेकर के आ रहा है ना, वो 30,000 में से 6,000 प्रीमियम का है और 24,000 कैपिटल का है. जैसे कि यहाँ पे सर ने लिखा कैपिटल प्लस प्रीमियम फॉर गुडविल इज 30,000. ये स्टेटमेंट 1 में लिखा है 30,000 फॉर हिज शेयर ऑफ कैपिटल एंड गुडविल. एंड मतलब दोनों मिला करके 30,000 लाना. तो अपने को प्रीमियम को गुडविल 6,000 पता चल गया, तो कैपिटल कितना आ जाएगा 24,000. अब समझ में आएगा इसे. ठीक है, तो बैंक बैलेंस अपना फॉर्म का तो बढ़ जाएगा 30,000 से. उसमें से अपन क्या बताएंगे कि भाई 24,000 सी का कैपिटल है और बाकी का 6,000 जो प्रीमियम को गुडविल लाया 6,000 वो किसको बढ़ जाएगा गाइस, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को. सैक्रिफाइसिंग रेशियो में इस क्वेश्चन में कौन सैक्रिफाइस कर रहा है, दोनों ही सैक्रिफाइस कर रहे हैं. कैसे, इक्वली. तो ये 6,000 भी कैसे बढ़ जाएगा, ए और बी में इक्वली. ठीक है, तो इक्वली बांट दो. तो यहाँ पे देखो बैलेंस लिखे सर ने, ए और बी के कैपिटल बैलेंस, फिर बाय कैश या बैंक जो भी लगता है. इस क्वेश्चन में आई थिंक बैंक यूज किया है, तो अपन भी बैंक ही यूज करो, कैश मत यूज करो. बाय बैंक 24,000. ठीक, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल इक्वली क्या किया, 3,000 ए और बी को दे दिया क्योंकि दोनों का सैक्रिफाइस इक्वल है. ठीक है, तो अब टोटल बैंक में बैलेंस कितना बढ़ा, 24, और इन दोनों के लिए जो अपन पेएबल बता रहे 6. तो टोटल अपने पास बैंक बैलेंस का देखो, ओल्ड बैलेंस शीट में 6,000 का बैंक बैलेंस था. 6,000 लास्ट में असेट साइड में देखो 6,000 और 30,000 ये लेकर के आ रहा है. तो टोटल बैंक बैलेंस कितना हो जाएगा, 36,000. कुछ समझ में आ रहा है. एक कोई भी एडजस्टमेंट दोगे उसका दूसरा इफेक्ट दे करके कंप्लीट करो, भूल मत जाओ. ठीक है, एंड में बैलेंस शीट बनाने मत बैठना, साथ साथ करते चलो तो सब याद भी रहेगा, इजी भी पड़ेगा और फास्ट हो जाएगा क्वेश्चन. ठीक है, एग्जाम में. चलो थर्ड एडजस्टमेंट, फर्नीचर इज अंडर वैल्यूड बाय 12,000. अपन जो फर्नीचर की वैल्यू बता रहे हैं ना वो कम है, उसकी मार्केट वैल्यू ज्यादा है. तो अब क्या करेंगे, उसकी वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी. कितने से बढ़ानी पड़ेगी, 12,000 से. हम उसको अंडर वैल्यू करके रखते 12,000 से, तो हम उसको बढ़ा दो भाई, क्यों अंडर वैल्यू करके रखा है, तो बढ़ाएंगे. तो असेट की वैल्यू बढ़ाएंगे तो अच्छी बात, तो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट और फर्नीचर की वैल्यू बढ़ाओ. ठीक है, फायदा है तो क्रेडिट में जाएगा, नुकसान है तो डेबिट में आएगा. कितने का फायदा बताना है, 12,000 से फर्नीचर की वैल्यू बढ़ानी है. तो फर्नीचर की न्यू वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो 32,000. कैसे आया सर, ओल्ड बैलेंस शीट में देखो 20,000 था और बढ़ानी है 12,000 से, तो टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी उसकी, 32,000. समझ में आ रहा है. ओके, तो यहाँ पे अपन ने इनकम यानी क्रेडिट साइड में बता दिया 12,000. चलो आगे. एंड द वैल्यू ऑफ स्टॉक इज रिड्यूस्ड टू 13,000. स्टॉक की वैल्यू गिरा करके 13,000 पे लानी है, 13,000 से गिरानी नहीं है. इंग्लिश पढ़ो, वहां पे ऐसा नहीं लिखा है इज टू बी रिड्यूस्ड बाय 13,000 ना, यहाँ पे लिखा है इज टू बी रिड्यूस्ड टू 13,000. ठीक है, ओके. तो आपकी स्टॉक की वैल्यू कितनी है, क्वेश्चन में देखो 15,000, उसको लाना कहा था कि 13,000, यानी 2,000 से वैल्यू गिरानी है. अच्छा, असेट की वैल्यू गिराएंगे तो
अच्छी बात की बुरी बात? बुरी बात। तो रिवैल्यूएशन के डेबिट में लिखेंगे तो जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी? रिवैल्यूएशन डेबिट टू स्टॉक, स्टॉक की वैल्यू गिरानी है, असेट की वैल्यू गिराओगे तो क्रेडिट करना पड़ेगा। अच्छा तो देखो स्टॉक की वैल्यू कितनी थी? 15, 15 में से 2 माइनस करोगे तो बच गया कितना? 13। तो इधर लिख करके खत्म करो। सर का कहना बार बार यही है, दोनों इफेक्ट साथ में दो, ठीक है? तो कुछ भी गड़बड़ी नहीं होगी, कुछ भूलोगे ही नहीं और जल्दी हो जाएगा। बाद में याद नहीं करना पड़ेगा और क्या क्या इफेक्ट बाकी, याद ही नहीं रखना पड़ेगा, ठीक है? चलो प्रोविडेंट फंड जो अपन 10,000 बता रहे थे, वो लोग बोल रहे हैं कि फंड प्रोविडेंट फंड जो अपने 10,000 का बनाया ये कम है। प्रोविडेंट फंड टू बी रेज्ड बाय 1,000 और 1,000 से बढ़ाओ, यानी लायबिलिटी और 1,000 से बढ़ाओ। अच्छी बात की बुरी बात? अरे भाई लायबिलिटी बढ़ रही है, बुरी बात है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविडेंट फंड 1,000 और लायबिलिटी बढ़ा दो। प्रोविडेंट फंड 10 था, अब बढ़ा करके कितना कर दिया? 11। सिंपल है। चलो क्रेडिटर्स आर अनरिकॉर्डेड टू द एक्सटेंट ऑफ 6,000। हमने क्रेडिटर कितने बता रखे? 2,000। एंड अनरिकॉर्डेड, अनरिकॉर्डेड मतलब हम किसी सप्लायर को पेएबल जो है वो बताना ही भूल गए, तो बता दो। तो बताएंगे तो लायबिलिटी बढ़ा रहे। अच्छी बात की बुरी बात? बुरी बात। तो अगेन रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स 6,000, ठीक है? और लायबिलिटी साइड में क्या करेंगे? क्रेडिटर्स 2,000 के तो थे ही, 6,000 से और बढ़ाएंगे तो टोटल क्रेडिटर्स कितने हो जाएंगे गाइस? 8,000, ठीक है? आगे दैट्स इट, सारे एडजस्टमेंट्स हो गए। अब क्या करेंगे? सारे एडजस्टमेंट हो गए तो पहले बैलेंस शीट में देखो और क्या क्या बचा है, फिर टॉप टू बॉटम क्लोज करते चलेंगे अकाउंट। ये क्लोज करेंगे, इफेक्ट इधर देंगे, ये क्लोज करेंगे, बैलेंस करेंगे बैलेंस शीट, ठीक है? चलो पहले बैलेंस शीट में देखो क्या क्या इफेक्ट देना बाकी रह गया। अच्छा ए और बी का कैपिटल लिख लिए 40, 30, ठीक है? वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व का इफेक्ट देना बाकी है, कोई क्लेम नहीं है तो क्या करेंगे? वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व बांट दो ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में। ओल्ड रेशियो क्या है? 5:3। तो 4,000 डिवाइडेड बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 5 आ जाएगा 2,500। 4,000 डिवाइडेड बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 3 आ जाएगा 1,500। तो इसको मिलेगा 2,500, इसको मिलेगा 1,500, ठीक है? बाय वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व और लायबिलिटी साइड से हट जाएगा रिजर्व, ठीक है? क्रेडिटर्स का इफेक्ट दे दिया, प्रोविडेंट फंड का इफेक्ट दे दिया, ये ठीक। चलो एसेट साइड पे आ जाओ। मशीनरी कोई एडजस्टमेंट नहीं था तो अब क्या करेंगे? बैंक फर्नीचर स्टॉक हो गया, मशीनरी लिख लो 30,000 यू का यू, कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो यू का यू लिख लो, उसकी वैल्यू इतनी है बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई एडजस्टमेंट नहीं। आगे डेटर्स 15,000, सॉरी फर्नीचर 20,000, उसका इफेक्ट दे दिया, स्टॉक का इफेक्ट दे चुके। डेटर्स का कोई इफेक्ट नहीं था, कोई एडजस्टमेंट नहीं था तो डेटर्स यू का यू लिख लेंगे 15,000, ठीक है? और बैंक हमने लिख लिया 6+30। तो अपन ने सारे एडजस्टमेंट कर लिए, फिर बैलेंस शीट करना है। आपको फ्लो समझ गया होगा पूरी तरह से। पहले एडजस्टमेंट करो, फिर बैलेंस शीट में जो चीजें बची उसका इफेक्ट दे दो, ठीक है? और फिर लास्ट में रिवैल्यूएशन क्लोज करो, जो भी प्रॉफिट या लॉस होएगा पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर करो, पार्टनर्स कैपिटल के क्लोजिंग बैलेंसेस निकालो, बैलेंस शीट में लिखो, बैलेंस शीट टैली करो, ठीक? चलो तो देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इस क्वेश्चन के अंदर प्रॉफिट आ रहा है 12 - 9, प्रॉफिट आ रहा है 3,000। किसको मिलेगा? रिवेल का प्रॉफिट हमेशा ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो में जाएगा। ए और बी को 3,000 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 5 1875 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 3 1125। ये प्रॉफिट टेबल आएगा, क्रेडिट साइड बैलेंस बढ़ा देगा पार्टनर्स के कैपिटल। प्रॉफिट है पार्टनर्स के कैपिटल बढ़ेंगे, लॉस है पार्टनर्स के कैपिटल गिरेंगे। तो पार्टनर्स के कैपिटल बढ़ गए, टोटल लो टोटल आ गए, क्लोजिंग बैलेंस 4,7,375 3,5,625 24,000। ये सारे इफेक्ट देख लिए हमने, ये भी हो गया। क्लोजिंग बैलेंसेस लाए, पार्टनर्स कैपिटल के इधर क्लोजिंग बैलेंसेस लिखे, बैलेंस शीट टैली हो जाएगी 1,26,000 1,26,000, ठीक है? इतना इजी था, खाली इसमें ये कुछ पॉइंट थे और यहाँ पे ये रिवैल्यूएशन का कुछ तो भी था थोड़ा बहुत, और कुछ नहीं था। प्रोविडेंट फंड बीच में आ गया था, दोबारा देख लिया। अच्छा इलस्ट्रेशन 51 डिस्कस कर लेते हैं, आओ, ठीक है? मुरारी एंड वोहरा, अच्छे से सुनना, सुनोगे तो भी आ जाएगा, इलस्ट्रेशन 51 यू ही निकल जाएगा, ठीक है? डोंट वरी। मुरारी एंड वोहरा वर द पार्टनर्स इन द फर्म विद द कैपिटल ऑफ 1,20,000 एंड 1,60,000 रिस्पेक्टिवली। क्या नया है इस क्वेश्चन में वो मैं बता दूंगा, एक्सप्लेन हर चीज कर दूंगा। आप देख लो एक बार इलस्ट्रेशन, कॉपी में नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, देख लोगे तो भी चल जाएगा, ठीक है? इतना भी डिफिकल्ट नहीं है, बहुत इजी है, खाली एक पॉइंट कुछ नया है वो समझाना है मुझे, वो समझ लो, ठीक? चलो। On 1st April 2018, they admitted Yadav as a partner for 1/4 share in the profit, ठीक है? On his payment of 2 lakh as capital and 90,000 for 1/4 share of goodwill, ठीक है? शेयर ऑफ गुडविल भी गिवन है, कैपिटल भी अलग से गिवन है। On that date, यानी कि जब यादव आया
उस डेट पे इस फर्म के क्रेडिटर्स कितने थे? 60,000. बैंक ओवरड्राफ्ट मीन्स इट्स अ लायबिलिटी ऑफ द फर्म. बैंक से एक्स्ट्रा विड्रॉ कर रखे. कितना विड्रॉ कर रखे? 15,000. बैंक बैलेंस से बियॉन्ड, तो इट्स एन ओवरड्राफ्ट, इट्स अ लायबिलिटी 15,000. एंड देयर असेट्स अपार्ट फ्रॉम कैश मतलब कैश के अलावा बाकी के असेट्स की वर्थ गिवन है. स्टॉक था उनके पास 10,000 का, उनके डेटर्स है मार्केट से पैसे रिसीवेबल है 40,000, प्लांट एंड मशीनरी वर्थ 80,000, लैंड एंड बिल्डिंग 2 लाख. बाद में कुछ एडजस्टमेंट्स बोले. इट वॉज अग्रीड दैट स्टॉक शुड बी डेप्रिशिएटेड, प्लांट बाय 20%, 5,000 शुड बी रिटर्न ऑफ एज अ बैड डेट, लैंड एंड बिल्डिंग शुड बी एप्रिशिएटेड वगैरह वगैरह. प्रिपेयर द इवैल्यूएशन. एडजस्टमेंट्स बाद में देखने का. पहले देखो क्वेश्चन में गिवन क्या है. क्वेश्चन में हर प्रीवियस क्वेश्चन में बैलेंस शीट दी रहती थी, एडजस्टमेंट दिए रहते थे. यहाँ पे बैलेंस शीट बनी हुई गिवन नहीं है. कौन सी बैलेंस शीट गिवन नहीं है? एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ द पार्टनर जो बैलेंस शीट होती है, ओल्ड बैलेंस शीट, वो गिवन है, लेकिन उसके डेटा गिवन है. हाँ गिवन. तो अब हम बनाएंगे मेमोरेंडम बैलेंस शीट. क्या बनाएंगे? मेमोरेंडम. Whenever there is no balance sheet is being given directly in the question, we need to prepare a memorandum balance sheet. अब बोलिए सर ये मेमोरेंडम बैलेंस शीट क्या होता है? देखो मेमोरेंडम बैलेंस शीट वगैरह जैसा कुछ ये नाम सुनकर घबराने का है क्या पता है? क्वेश्चन के अंदर सारे असेट्स और लायबिलिटी की इंफॉर्मेशन है, खाली कोई एक आधा असेट या लायबिलिटी की इंफॉर्मेशन मिसिंग होगी, वैल्यू मिसिंग होगी. वो आपको मेमोरेंडम बैलेंस शीट बना करके बैलेंसिंग फिगर निकालना होता है. वो बैलेंसिंग फिगर निकालते हैं, इसलिए इसका नाम मेमोरेंडम है. समझा? कोई भी असेट या लायबिलिटी, ऐसे तो कौन से भी असेट ये हो गए कि अपने को क्या पता कि भाई प्लांट एंड मशीनरी होगा कि नहीं होगा. ऐसा नहीं, वो नहीं कि कोई भी असेट्स और लायबिलिटी इमेजिन नहीं करने का. मैं आपको कुछ टिप्स देता हूं. देखो कैपिटल होना जरूरी है. बैलेंसेस ऑफ द कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स, ये अगर मिसिंग रहा तो बैलेंसिंग फिगर कैपिटल इसके आ जाए. ठीक है. और कुछ ना कुछ आपको हिंट दी होगी कि एबीसी का ये प्रोपोर्शन में कैपिटल होना चाहिए, तो आपको एबीसी के कैपिटल आ जाए. ठीक. दूसरा क्या मिसिंग हो सकता है? कैश की वैल्यू मिसिंग हो सकती है. ठीक है. तीसरा क्या मिसिंग हो सकता है कि मान लो कैपिटल गिवन है, करंट असेट्स गिवन है. अच्छा, करंट असेट्स में कैश आ जाता है. ठीक है. तो कैपिटल गिवन है, करंट असेट्स गिवन है, तो मिसिंग क्या हो जाएगा? आपके फिक्स असेट्स. तो आपका बैलेंसिंग फिगर क्या आ जाएगा? फिक्स असेट्स. और कुछ टिप्स देता हूं. मान लो करंट असेट्स भी गिवन है, फिक्स असेट्स भी गिवन है, कैपिटल भी गिवन है, फिर भी करंट असेट्स और फिक्स असेट्स की टोटल कैपिटल से ज्यादा है, तो बैलेंसिंग फिगर क्या आ सकता है? रिजर्व्स मान लो, या आउटसाइडर, सॉरी, रादर देन टेकिंग इट एज अ रिजर्व स्पेसिफाई करना चाहिए. आउटसाइडर लायबिलिटी मानना, उसको रिजर्व मत मानना है. सॉरी, उसको क्या मानेंगे? हमेशा आउटसाइडर लायबिलिटी. क्लियर हो रहा है? क्योंकि फॉर्म में आउटसाइडर लायबिलिटी होती है. क्लियर हुआ बेटा आप लोगों को? तो इस तरीके से मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनाई जाती है इन ऑर्डर टू फाइंड आउट एनी बैलेंसिंग फिगर. अब आप इस क्वेश्चन में देखोगे तो इस क्वेश्चन में आपको आउटसाइडर लायबिलिटी गिवन है कि भाई जैसे कि क्रेडिटर्स गिवन है, बैंक ओवरड्राफ्ट गिवन है, कैपिटल गिवन है मुरारी और बोरा के. यानी लायबिलिटी साइड पूरी अच्छे से दिख रही है. हाँ, कैपिटल भी, आउटसाइडर लायबिलिटी भी. असेट साइड पे नजर डालो सर. स्टॉक है, डेटर्स है, प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग है. सबसे इंपॉर्टेंट कैश नहीं. तो इस क्वेश्चन के अंदर लायबिलिटीज की टोटल लो, पूरा लिखो कि भाई मुरारी का कैपिटल 120, बोरा का कैपिटल 160. यादव का मत जोड़ना, तो यादव एडमिट भी नहीं हुआ है, तो यादव के एडमिशन के पहले की बैलेंस शीट बनानी है हमें, मेमोरेंडम बैलेंस शीट. ठीक है. तो मुरारी और बोरा का कैपिटल लिया, क्रेडिटर्स लिखे, बैंक ओवरड्राफ्ट लिखा, टोटल मारो लायबिलिटी की. असेट साइड पे आओ, स्टॉक लिखो, डेटर्स लिखो, प्लांट एंड मशीन लिखो, बिल्डिंग लिखो. और जो माइनस करोगे ना टोटल में से, टोटल ऑफ लायबिलिटी इज इक्वल टू टोटल ऑफ असेट ना आता है ना. अकाउंटिंग रिविजन करके किया था चैप्टर हम लोगों ने 11th में. ठीक है. टोटल ऑफ असेट साइड इज लायबिलिटी साइड इज ऑलवेज इक्वल टू टोटल ऑफ असेट साइड. तो असेट साइड में सारे असेट्स है एक्सेप्ट कैश. तो हमें कैश क्या निकालना है? बैलेंसिंग फिगर. तो अगर आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा. देखो पीछे बनाया वो लोग ने सॉल्यूशन में मेमोरेंडम बैलेंस शीट, और कैश का बैलेंसिंग फिगर आ रहा है 25 से. ठीक है. बस इतना ही है ये क्वेश्चन में. फिर वही नॉर्मल रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओ, बैलेंस शीट बनाओ, मजे की लाइफ. ठीक है. इतना ही सिंपल है क्वेश्चन. एडजस्टमेंट कर लेना, रिवेल बना लेना, पार्टनर्स कैपिटल बना लेना, बैलेंस शीट बना लेना, टैली कर लेना, मन से करना. ठीक है. अगली वीडियो में मिलते हैं. नेक्स्ट क्लास. थैंक यू.